किसी मठ के मठाधीश या कोई व्यापारी, कोई व्यवसायी, या फिर कोई राजनीतिक चेहरा, राजनीतिक चेहरों में भी कोई ऐसा जो पूर्व में पदाधिकारी रहा हो या फिर कोई ऐसा जो वर्तमान में पदाधिकारी हो, या फिर कोई ऐसा एक नाम जो सभी को चौंकाते हुए बड़ी अप्रत्याशित रूप से मैदान में दिखाई दे। ये तमाम आकलन मैं कर रहा हूँ आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में नाथद्वारा विधानसभा सीट के लिए, और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों को मद्देनज़र ये आकलन है। हालांकि राजस्थान में विधानसभा चुनावों का अभी काफ़ी समय है, तकरीबन 1.5 वर्ष का समय बाकी है, मगर जिस प्रकार से दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड़ में हैं, अपने अपने अलग अलग शिविर और अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, बड़े नेताओं के दौरों के माध्यम से ये पूरा स्पष्ट कर चुकी है कि दोनों ही पार्टियां अब चुनाव के लिए तैयार हो रही है। चुनावी रंग अब चढ़ने लगा है थोड़ा थोड़ा इस राजस्थान पर। तो उस रंग में हालांकि जो शीर्ष नेता और शीर्ष नेताओं के कार्यक्रम चल रहे हैं, उस रंग का थोड़ा थोड़ा असर अब मुझे लगता है कि धरातल पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर भी जो तमाम संभावित चेहरे हैं वो ये कोशिश करेंगे कि आगामी आने वाले 1.5 वर्ष में अपने आप को किस प्रकार से इतना मजबूत कर लिया जाए कि पार्टी चुनाव में उस चेहरे पर अपना विश्वास जता सके। तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से राजसमंद की जो 4 विधानसभाएं हैं वहाँ के कुछ दावेदारों को टटोले। आज के इस एपिसोड में हम नाथद्वारा के भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों को टटोलने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगामी एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि बाकी के क्षेत्र को भी हम समझने की कोशिशिश करें। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के दावेदार को इसलिए टटोल रहे, कांग्रेस के लिए यहाँ से स्थिति बड़ी स्पष्ट है। कांग्रेस से जो यहाँ का नाम हम सुनते हैं, कांग्रेस के राजस्थान के कद्दावर नेता और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, इस नाम भर से हमें पता चल जाता है कि कांग्रेस यहाँ बड़ी स्पष्ट स्थितियों के साथ रह रही है और काफ़ी समय से मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी का हम चेहरों पर जिक्र करें उससे पहले थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको यहाँ का एक चुनावी इतिहास बता देता हूँ कि यहाँ कांग्रेस लगभग हमेशा बड़ी मजबूत स्थिति में रही है, मगर 2008 के बाद थोड़ी स्थितियाँ बदली है। 2008 में कांग्रेस से सीपी जोशी, डॉक्टर सीपी जोशी मैदान में थे और उस वक्त उनके सामने कल्याण सिंह जी वो मैदान में थे और वो चुनाव बड़ा ही रोचक हुआ था। कल्याण सिंह जी पहले कांग्रेस में ही हुआ करते थे, फिर उन कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए, लंबे समय तक सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनमें विश्वास जताया। और 2008 के चुनाव को, रोचकता को आप इस प्रकार समझिए कि उस वक्त हार जीत का अंतर सिर्फ 1 वोट का था। 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के गढ़ में विजय हासिल की थी। 2013 में पुनः चुनाव होते हैं, पुनः भारतीय जनता पार्टी कल्याण सिंह जी पर अपना दाव खेलती है। कांग्रेस की तरफ से देवकी नंदन जी गुजर मैदान में होते हैं, दोनों के आमने सामने मुकाबला होता है और उस मुकाबले को लगभग 13,000 वोटों से कल्याण सिंह जी जीतते हैं। 2018 के चुनाव आते आते भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थितियाँ थोड़ी सी विकट हो जाती है और उसमें सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उनका जो सबसे कद्दावर चेहरा था कल्याण सिंह जी, जो लगातार 2 बार वहाँ से चुनाव जीतते आए थे, उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि एक रिक्तता आ जाती है, एक वैक्यूम आ जाता है। उस वैक्यूम को भरने के लिए हालांकि चेहरे बहुत दिखाई देते हैं, मगर ऐसा कोई चेहरा नज़र नहीं आता है जिसके माध्यम से इस विजय की हैट्रिक को, इस जीत की हैट्रिक को प्राप्त किया जा सके। तो आनंद फानंद में तमाम राजनीतिक परिस्थितियाँ बदलती है, सभी को चौंकाते हुए कांग्रेस से महेश प्रताप सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी में लाया जाता है, उनको भारतीय जनता पार्टी का दावेदार बनाया जाता है, परंतु परिणाम इस बार कांग्रेस के पक्ष में जाता है। चुनावी हैट्रिक लगाने से भारतीय जनता पार्टी चूक जाती है और तकरीबन 16-17 हज़ार वोटों से डॉक्टर सीपी जोशी जी जीत कर जाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको 3 चुनाव का राजनीतिक मिजाज बता दिया। अब जो 2024 का चुनाव होने वाला है उसके अगर थोड़े से हम आकलन करें, उनके चेहरों पर अगर नज़र डालें, तो एक चेहरा तो महेश प्रताप सिंह जी, क्योंकि वो पूरा पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार यकीनन पुनः अपनी दावेदारी जताएंगे। तो एक चेहरा तो हम मान के चले कि ये चेहरा रहने वाला है इस दावेदारों की दौड़ में और बड़ी मजबूती से रहने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि वो अपनी 1.5 साल में अपनी सक्रियता को और अपनी दावेदारी को और कितना मजबूत कर पाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद जो सक्रियता रहनी चाहिए थी वो सक्रियता थोड़ी सी कम दिखाई देती है, मगर अभी 1.5 वर्ष का समय बाकी है। अगला जो नाम आता है वो नाम भी बड़े प्रबल दावेदार माना जा सकता है। पिछली बार भी उनका नाम रह के आता रहा था, बड़ी मजबूती के साथ नहीं आया था। जो थोड़ा सा हमने आकलन किया वो ये बताते हैं कि ये खुद तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर इनके जो समर्थक हैं, इनके जो शुभचिंतक है, वो चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े। और इस बार बताया जा रहा है कि नाथद्वारा की जो परिस्थितियाँ उसमें ये बड़े मजबूत दावेदार हो सकते हैं। वो नाम होता है नाथद्वारा से थोड़ा सा दूर जो स्थान है जिसको लेकर बड़ा ही लोगों में मान्यता है, लोगों का बड़ा ही जुड़ाव है, आयता की धुनी। वहाँ के जो
महंत है, जो योगी है, बाल योगी संतोष नाथ जी, उनका नाम भी बड़ा ही मजबूती से बताया जाता है कि वो भी एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव इसलिए भी उनसे थोड़ा स्पष्ट रहता है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से लेकर इनके नाम को और ज़्यादा बल मिला है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैंने जो इस कार्यक्रम के शुरू में कहा था किसी मठ के मठाधीश, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक चेहरा ये भी हो सकते हैं। हालांकि बताया जाता है कि ये स्वयं इतना इच्छुक नहीं रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उसमें फिर अगर इस लिस्ट में आगे चले तो इस तमाम सूची का एकमात्र महिला चेहरा संगीता कंवर चौहान लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती है। पिछली बार भी दावेदारी की थी, इस बार भी यकीन है कि करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि नाथद्वारा में इस महिला चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी अपना दाव खेलते हैं नहीं खेलते हैं, मगर इनकी सक्रियता लगातार है। अभी भी वर्तमान में पार्टी की उपाध्यक्ष है, तो ये बड़े मजबूत एक प्रबल दावेदार रहने वाले हैं। प्रबल दावेदारों की इस सूची में एक नाम और जुड़ता है, वो होता है वीरेंद्र पुरोहित। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, राजसमंद की हालिया राजनीति में ये नाम बड़े सुर्खियों में रहता आया है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, अभी कुछ समय पहले ही इनको विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। और बताया जा रहा है कि नाथद्वारा से इस बार इनका पूरा मानस है, पूरी तरह से ये सक्रिय है कि चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, कोशिश करें कि इस बार का चुनाव वीरेंद्र जी पुरोहित लड़े। अब देखने वाली बात होगी कि वीरेंद्र जी पुरोहित अपनी इस तमाम कवायद में कितने सफल रहते हैं। और जब पार्टी के जिलाध्यक्ष की चर्चा आई है तो पार्टी के ये पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, वर्तमान जिलाध्यक्ष भी जो अभी है इनके बाद जो बनाए गए हैं मान सिंह जी भारत, वो भी नाथद्वारा से आते हैं। हालांकि बताया जा रहा है और जो इनके कुछ एक स्टेटमेंट्स आए हैं इससे अंदाज़ा लगता है कि वो चुनाव लड़ने के इतने इच्छुक नहीं है, मगर पिछली बार इन्होंने दावेदारी की थी। मगर इस बार बताया जा रहा है कि चूंकि वो अध्यक्ष बन गए हैं तो इस बार वो दावेदारी करने के मानस में नहीं है, परंतु पिछली बार इन्होंने अवश्य दावेदारी की थी। इसी लिस्ट में कुछ फिर युवा नाम भी जुड़ते हैं। उन युवा नामों में एक नाम जो सक्रिय हैं, मगर उस नाम का अपने पूरे क्षेत्र में कितना प्रभाव है ये देखने वाली बात होगी। वो नाम होता है वर्तमान जिला मंत्री हरदयाल सिंह चौहान। अपने क्षेत्र में, अपने गांव के आसपास, अपने प्रभाव के क्षेत्र में बड़ा ही सुर्खियों में रहने वाला नाम है, बड़ा ही सक्रिय रहने वाला नाम है। और पार्टी के पदाधिकारी के नाते भी ये कोशिश रहती है कि लगातार सक्रियता दिखा सकें। परंतु नाथद्वारा पूरी विधानसभा में इनकी सक्रियता का क्या प्रभाव रहेगा, आगामी 1.5 वर्ष में अपने आप को कितना और ज़्यादा मजबूती से स्थापित कर पाएंगे, ये एक ज़रूर देखने वाली बात होगी। सक्रियता और युवाओं के इस मिश्रण में एक नाम और निकल कर आता है, वो होता है योगेंद्र सिंह चौहान। ये नाम पिछली बार भी सुर्खियों में था, इस बार भी ये नाम सुर्खियों में रहेगा। और इनका अगर, हालांकि व्यक्तिगत रूप से अभी बड़ी जाना माना नाम है नाथद्वारा क्षेत्र का, मगर इनकी सबसे बड़ी पहचान अगर हम बताएं आपको तो ये नाथद्वारा के पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हैं। 2018 में भी इन्होंने दावेदारी की थी, इस बार भी लगता है कि दावेदारी करेंगे। अभी बीच में वसुंधरा जी आए थे तो उनके कार्यक्रम को वहाँ पूरा इनकी तरफ से ही मैनेज किया गया था। तो सक्रियता तो है, मगर 2018 से लेकर 2024 तक की इस परिस्थितियों में मुझे लगता है कि थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके संबंधों में लेकर इतनी सहजता दिखाई नहीं देती है। उसका कारण ये होता है कि बीच में कुछ जो स्थानीय चुनाव हुए थे उसमें इनकी नाराज़गी देखी गई थी। इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट की मांग की थी उसको लेकर भी कुछ बताया जाता है खींचतान चली थी। इनके जो एक भाई हैं वो वर्तमान में, फिर वो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए थे और वर्तमान में खमनौर से उप प्रधान है कांग्रेस से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इन सारे समीकरणों को साधने में कितना सफल रहते हैं ये देखने वाली बात होगी। एक नाम जो इन दिनों बड़े सुर्खियों में भी है, सक्रिय भी है और बताया जा रहा है कि दावेदारी करने वाले हैं, वो होते हैं मदन सिंह जी। होटल व्यवसायी हैं, बताया जा रहा है कि इनका गुजरात में भी लंबा चौड़ा कारोबार है, नाथद्वारा में अभी होटल व्यवसाय में बड़ी मजबूती के साथ सक्रिय हैं। अभी इन्होंने अपने गांव में थोड़े दिन पहले एक कार्यक्रम भी करवाया था, एक मंदिर की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था।
उसमें राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, ये दोनों भी उसमें उपस्थित थे। इनकी उपस्थिति के भी कई मायने निकाले जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये जुड़े रहे हैं और अभी कुछ कार्यक्रमों में भी देखे जा रहे हैं। थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि क्षेत्र में इनकी सक्रियता वो नहीं रही है, परंतु चूँकि 1.5 वर्ष का समय है और जिस प्रकार की अभी ये राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, अपनी इन राजनेताओं से जुड़े हुए हैं, उससे माना जा सकता है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के इस मार्ग पर चलने की उनकी इच्छा तो है। इन नामों की फहरिस्त में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो बड़े क्या कहते हैं कि कुछ नाम तो ऐसे होते हैं कि हाँ बिल्कुल सक्रियता के साथ हो या फिर बिल्कुल गाजे बाजे के साथ एकदम अपनी दावेदारी करते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हौले हौले हल्के हल्के अपनी पैरवी करवाना चाहते हैं। उन नामों का अगर हम आकलन करें तो उस नामों में एक नाम हो सकता है प्रदीप जी काबरा। वर्तमान में नाथद्वारा नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष हैं। लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता नाथद्वारा नगर में रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये भी इस बार ये कोशिश करने वाले हैं कि किसी प्रकार के अपने संबंधों के सहारे चुनावों की इस दौड़ में, इस होड़ में शामिल हो सके। इस होड़ में एक नाम और आ सकता है, वो होता है नंदलाल जी सिंघवी। इन दिनों नाथद्वारा में सक्रिय भी हैं। रेल मगरा क्षेत्र से काफ़ी इनका जुड़ाव रहा है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिला प्रमुख रहे हैं, पुराने नेता है। तो हो सकता है ये नाम भी इस चुनावी दौड़ में हमको देखने को मिले। तो ये जो तमाम नाम जो चले, इन तमाम नामों के हम आकलन कर सकते हैं कि हाँ इनमें से एक नाम हो सकता है, इनमें से किसी पर भारतीय जनता पार्टी अपना दाव खेल सकती है। परंतु इन नामों के साथ, इन नामों के बीच किसी एक नाम पर सहमत हो पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल लड़ाई यही होगी कि किसी एक नाम को चुनकर बाकी तमाम नाम, क्योंकि इसमें अधिकांश नाम बड़े ही अपने अपने प्रभाव रखने वाले नाम हैं, तो किसी एक नाम को चुनकर उन तमाम बाकी के नामों को उस एक नाम के लिए सहमत कर पाना, उस नाम के लिए रजामंद कर पाना, उसके नेतृत्व में चुनाव में सभी को सक्रिय कर पाना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। ये नाम मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे है। अगर किसी का नाम पीछे रह गया हो, किसी को लगता हो कि यार मैं भी दौड़ में था पर मेरा नाम आया नहीं, तो उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई एक आध नाम ऐसा आ गया हो जिनको लगता हो कि यार मैं तो भैया दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, मेरा नाम क्यों लिया, तो पुनः बता दूँ ये विशुद्ध रूप से मेरे राजनीतिक जो थोड़े से छोटे मोटे आकलन हैं, 2, 5, 7, 10 फ़ोन किए हैं, थोड़ी सी स्थितियों को मैंने भापा है, उसके आधार पर है, तो वो भी खफा ना हो। और अगर नहीं लड़ने का मानस है तो मैंने नाम ले लिया है, कार्यक्रम से चला ही दिया है, तो आप मानस बना ही लीजिए। और अब देखने वाली बात होगी कि इन्हीं में से कोई एक चुनकर आता है, इन्हीं नामों की सक्रियता पर गौर किया जाता है, या फिर कोई चौंकाने वाला अप्रत्याशित नाम इन सभी को भी चौंका देता है और मुझे भी चौंका देता है। देखने वाली बात होगी। कोशिश करेंगे कि आगे आने वाला एपिसोड इसके मद्देनज़र हम भीम क्षेत्र से बनाएं और वहाँ के भारतीय जनता पार्टी के दावेदारों की सूची पर हम गौर करें। अगर आपको लगता है कि उस अगर क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, पहले तो आपको लगता है कि नाथद्वारा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कोई नाम छूट गया हो तो वो भी हमें बता दीजिए। भीम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसके आसपास की राजनीतिक परिस्थितियों को आप भापते हैं तो वहाँ के क्या नाम हो सकते हैं वो भी हमें बताइए। कोशिश करेंगे अगला एक एपिसोड हम भीम क्षेत्र के दावेदारों पर लाए और उसके बाद के बाकी के विधानसभा क्षेत्रों तक भी पहुँचें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।